Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too at your home. So, students, if we talk about in our previous video what we have learned, so we have learned in our previous video that was the basic features of the constitution, right? हमने basic features पढ़े थे किसके तो constitution से. In that what we have learned, that what are the features of that constitution. So in that we have learned written documents, fine. Then after size of the constitutions, कितने sections होते हैं, कितने articles होते हैं, right. देन आफ्टर अगर बात करें सिंगल सिटीजनशिप की कि भाई कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलती है, सिंगल सिटीजनशिप ही चलती है, राइट, वो हमने लर्न किया था. देन आफ्टर फेडरल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने लर्न किया था कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर क्या है. तो फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट्स थे, यूनियन लिस्ट के थे, स्टेट लिस्ट थे एंड कॉन्करेंट लिस्ट के थे. भाई कितने सब्जेक्ट किसको यूनियन लिस्ट को अलॉटेड है, कितने सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट को अलॉटेड है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, लाइक सिविल प्रोसीजर्स, मैरिज, डिवोर्स, एडुकेशन, प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं. देन आफ्टर अगर हम बात करें रेसिड्यूशन पावर की, तो उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है कि भाई जो पावर ऐड किया गया हो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सब्जेक्ट वगैरह ऐड किया जाए था, इन दैट हमने लर्न भी किया था, लाइक साइबर काफ़े है, राइट, इंटरनेट इशू कोई भी लॉ वगैरह है वो ऐड किया जाता है और उसके बारे में कौन सा यूनियन डिसीजंस वगैरह लेगा. यहाँ तक तो हमने प्रॉपरली लर्न किया था. आज हम लर्न करने वाले हैं और समझने वाले हैं यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, राइट. आज का हमारा टॉपिक है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, राइट. सो इसके बारे में आज क्या हम लर्न करेंगे कि भाई किस तरह से क्राइसिस होते हैं, इमरजेंसी क्राइसिस, एंड कौन डिक्लेयर करता है ये सब कुछ, और किसके हाथ में ये सारे पावर्स वगैरह होते हैं. फाइन. So, point 5, that is unified arrangement during crisis. There are three provisions for emergencies in Constitution of India. National emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. Second, due to law or order breakdown, the state cannot function according to the constitution, so the constitution emergency is declared. Third, due to increase in price, there is a monetary value erosion at the time financial emergency is declared. The central government has been given a more power to deal with this emergency. At the time of emergency, India is almost turned into a unitary system. देखो, ये तीन जो क्राइसिस वगैरह होते हैं उसमें क्या है कि भाई सम टाइम इमरजेंसी आ पड़ती है, आपत्ति आ पड़ती है, राइट. जैसे कि कॉमनली हमारे घर का, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट किसी के घर की बात करें, फाइन, या कि भाई किसी के घर पे किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स लेके गए, तो हम अपनी बैकअप क्या रखते हैं, हमारे पास, तो हम हमेशा पहले क्या चीज़ करते हैं जब कमाते हैं, जो लोग घर पे कमाते वगैरह, तो वो पहले क्या करते हैं चीज़, थोड़ी सी सेविंग करते हैं ना. क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे ये हमारे काम आएगी. या फिर हम क्या करवा लेते हैं, मेडिक्लेम वगैरह करवा लेते हैं, जिसमें हम ईयरली पैसे भरते जाते हो, जिससे वो हमारी सेफ्टी रहे कि इमरजेंसी के टाइम पे किसी को अटैक आ गया या किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ये रुपीस जो है, ये पैसे जो है वो हमारे काम आए, राइट. हम ऐसे करते हैं ना. तो सिमिलरली इंडिया पे हमारी जो पूरी कंट्री है उसमें किसी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है या एक्सटर्नल अटैक्स कर डाले, तब हम क्या करते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं. वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, राइट. तो वो क्या करता है, डिक्लेयर करता है इमरजेंसी. उसमें क्या होता है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं इमरजेंसी में, विच वॉज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है जिसमें लिखा गया है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप अपने तरीके से हैंडल वगैरह कर सकते हो और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अगर वॉर हो गया, एक्सटर्नल अटैक हो गए, सम
क्या कहते हैं भाई आर्मी वगैरह ने अटैक कर डाला, या फिर किसी ने कंट्री पे अटैक कर डाला, या कोई इश्यूज वगैरह हो गए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर लेती है, राइट। सेकंड क्या है कि भाई कोई लॉ और ऑर्डर, कोई भी स्टेट वगैरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉ और ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। समटाइम इट्स हैपन कि भाई सीएम है, उससे जो क्या कहते हैं कि भाई लॉज ऑर्डर्स जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे गए हैं वो फॉलो वगैरह नहीं होते हैं, और उसके लिए वो उनके अंडर कंट्रोल में नहीं आते हैं। एट दैट टाइम ऑल्सो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करता है, एंड देन आफ्टर वो थोड़े टाइम के लिए स्टेट प्रेसिडेंशियल स्टेट माना जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशंस डिक्लेयर किए गए हो वो फॉलो होते हैं। जिस स्टेट से, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉस रेगुलेशंस रूल्स फॉलो नहीं हो पाते, एट दैट टाइम प्रेसिडेंट will declare the emergency, constitutional emergency, in that वो presidential emergency भी मानी जाती है, राइट। थर्ड जो होती है वो फाइनेंशियली इमरजेंसी होती है, लाइक प्राइस राइज हो गया, राइट। उसमें क्या होती है, क्राइसिस होते हैं, रिसेशंस पीरियड्स आ जाता है कभी कभार, तो क्या होता है कंट्री फाइनेंशियली में थोड़ी सी बैलेंस्ड डाउन हो जाता है, लाइक तो उस टाइम पे कौन सी ये जो थर्ड जो है वो इंक्रीजेस होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होती है, राइट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड दैट वॉज नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ वॉर एंड ऑल दैट, ये भी काफ़ी सा टाइम पहले इंडिया में हो चुका है नेशनल इमरजेंसी। सेकेंडली स्टेट इमरजेंसी भी काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी स्टेट्स में इमरजेंसी हुआ है, इवन दो आई हर्ड अबाउट द गुजरात में भी काफ़ी इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुआ है, बट ड्यू टू द गॉड ग्रेस इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, मतलब अभी भी बैलेंस तरीके से हम चलते वगैरह है। सो यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस में क्या है कि भाई इमरजेंसी के टाइम में आपत्ति जब आ जाती है उस टाइम पे कंट्री कैसे फॉलो करेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ का, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में यही समझा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम डिटेल में लिखा हुआ है, सब कुछ एक एक चीज़ उसमें डिटेल में लिखी हुई है। तो ये भी है कि भाई एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी तो कौन से रूल्स रेगुलेशंस पास करेगा, कौन ये पास करेगा, किसके हाथ में मेजोरिटी होगी, कौन डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी, वो सब इमरजेंसी में लॉस वगैरह वो सब होता है अमेंडमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम लाइक अरे इमरजेंसी के टाइम ये जो चीज़ें अगर हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। वो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी भी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी हो सकती है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है। ओके, गॉट इट नाउ दैट नेशनल में वॉर एंड एक्सटर्नल अटैक्स आए, देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में स्टेट के फंक्शंस हैं, लॉस है, वो फाइनल ना हो वो उसके लिए होती है। देन आफ्टर फाइनेंशियली में प्राइस राइज और क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशंस वगैरह आ जाए, राइट, उसमें डिक्लेयर्ड होती है। नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने ऑलरेडी 8th में डिटेल में पढ़ डाली है कि भी पार्लियामेंट क्या होता है, किस तरह से होता है। तो सिमिलरली इसमें भी यही है कि भाई पार्लियामेंट में एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, जिसको राज्यसभा एंड लोअर सभा भी बोला जाता है, राइट। अपर हाउस इज कॉल्ड द राज्यसभा, लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा। राज्यसभा है जो परमानेंट है, राइट। और किस तरह से इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में एवरी 5 years, राज्यसभा में 2/3 जो होते हैं लोग हर ईयर रिटायर्ड होते जाते हैं, राइट।
और वो परमानेंट हाउस माना जाता है। ये सब ऑलरेडी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपको पता ही होगा कि इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, हमारी जो सिस्टम है वो क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, राइट? So now parliamentary system. India has a parliamentary systems of governance. In a parliamentary system, the parliament is a supreme authority representing the people. The legislative or the union is the parliament. The parliament is bicameral, means has a two houses, upper house and the lower house. Upper house is called the Rajya Sabha. Lower house is called the Lok Sabha. Through the government is carried out in the same of the president and the union, and the government in the state and the administration is carried out by the council of minister headed by the prime minister, and the union at the union and the chief minister in the states. The council minister is responsible for the legislative comprises representative of the people. The president selects the 12 people who are expert and experienced of various field for Rajya Sabha. Rajya Sabha is a permanent house in which 1/3 member retire every 2 years. The same number of member election, thus each member has a 6 year of tenure in Rajya Sabha. The powers of Rajya Sabha are less compared to the Lok Sabha, which is special, superior and decisive. Rajya Sabha cannot be completely dissolved. जैसे कि मैंने आपको बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने पहले ही लर्न कर चुकी है और ये सब जो पॉइंट्स है ऑलरेडी हमें पता ही है। लाइक राज्य पार्लियामेंट्री में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस. अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर इज कॉल्ड द लोकसभा, राइट? देन आफ्टर प्रेसिडेंट जो होता है कैरिड आउट ऑल द गवर्नेंस एंड स्टेट एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है. देन पीएम जो चुना जाता है उसके अंदर काफ़ी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने अपने डिपार्टमेंट को अलग अलग वर्क अलॉट करता रहता है. इवन दो चीफ मिनिस्टर्स ऑल्सो जो स्टेट्स के लिए चुने जाते हैं. फाइन. एंड इन लोकसभा एवरी इलेक्शन वॉज हेल्डेड फॉर द 5 years. 5 साल में इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो तो हमें पता ही है. एंड द राज्यसभा में है वो एवरी 2/3 year जो है हमारा, सॉरी नॉट अ 2/3 year बट 1/3 years में रिटायर्ड होते जाते हैं, राइट? और एवरी 2 year द सेम नंबर ऑफ मेंबर इलेक्शन. सो राज्यसभा का जो ईच मेंबर होता है वो 6 years के लिए परमानेंट होता है. आफ्टर दैट क्या होता है कि उसमें से 1/3 पर्सन जो है वो एवरी ईयर रिटायर्ड होते जाते हैं. जिसका 6 year का साल कंप्लीट हो गया उसके बाद उनका रिटायरमेंट पीरियड होता है. वो 1/3 होके भाई एक साल में 1/3 गए तो दूसरे साल में जो इलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी उसमें रहेंगे, फिर से बाकी के 1/3 जो है वो निकलते जाएंगे. तो उस हिसाब से क्या होगी, साइकिल जो है ना वो पूरी रोटेट होती जाएगी. तो राज्यसभा जो वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, बट लोकसभा हो सकता है. क्यों? क्योंकि उसमें एवरी 5 years में क्या होते हैं हमारे जो होते हैं इलेक्शंस होते रहते हैं. एंड राज्यसभा जो है उसमें स्पेशल 12 पर्सन्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड भी हो सकते हैं, इलेक्ट डायरेक्ट हो सकते हैं. वो 12 मेंबर्स किसी फील्ड में एक्सपर्ट्स हो, राइट? कोई अच्छी सी फील्ड्स वगैरह हो, लाइक स्पोर्ट्स है. देन आफ्टर क्या कहते हैं, हम बात करें डॉक्टर्स की बात करें या कोई जीनियस वगैरह हो, किसी भी फील्ड में कोई एक्सपर्ट वगैरह हो, वो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली वोटेड हो सकते हैं, उनके लिए कोई इलेक्शंस वगैरह ना हो, राइट? तो ये पूरी की पूरी जो हमारी सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. नाउ अगर उसके बाद अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, अभी इसमें क्या है कि हमारी जुडिशरी है, राइट? जुडिशरी मतलब आपको पता ही है जो जस्टिस दिलाता है, कोर्ट एंड ऑल. सो अगर हम उसकी बात करें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप है, वो तो सबको पता ही है. देन आफ्टर हाई कोर्ट, देन आफ्टर क्या आता है उसके बाद, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, तालुका कोर्ट आता है. देन आफ्टर लोकसभा भी जो इंस्टेंट जस्टिस के लिए था. देन आफ्टर सबोर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह है, तो वो 1 by 1 उसके अंदर आता जाए. और ये भी हमने फ्रॉम स्टैंडर्ड 6
टू टेंथ सॉरी नाइन्थ हमने यही लर्न करते आ रहे हैं कि भाई कोई कोर्ट में अगर फैसला इमरजेंसी में हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वो केस आगे बढ़ाया जाता है, और देन आफ्टर फाइनली जो भी रिजल्ट आता है हाई कोर्ट से भी हमें ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस वगैरह जाए, वहाँ से फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें क्लियरली डिक्लेयर्ड होता ही है, राइट। even though we have also learned that the supreme court is an apex court, right, हेड है टॉप, जैसे को हेड बोलते हैं ना कि घर का हेड कौन होता है, या पापा होते हैं या ग्रैंडफादर होते हैं, राइट। अगर ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर क्या है, हेड ऑफ द फैमिली। उसके बाद कौन है, तो फादर है, तो फादर कौन, हाई कोर्ट में माने जाए, हेड ऑफ द फैमिली सुप्रीम कोर्ट, ग्रैंडफादर को माना जाए। उसी तरह हमारी जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल है वो जुडिशरी है। सी द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिश्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शल जुडिशरी। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, and then there are a high court at the states and under jurisdiction under district courts at the level and the taluka level. There are local and special courts. The judgment of Supreme Court are binding to all subordinate courts of the nation. In case of conflicts with the union and the state government, matters relating to the constitution, interpretations of statutes, the final decision is vested with the Supreme Court. The Supreme Court is the protector of guardian of the Constitution. जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, हमारा प्रोटेक्टर है, गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो, कोई भी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के हिसाब से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो यूनियन और स्टेट लिस्ट में, राइट, कोई ऐसा जो लो हो स्टेट ने पास किया हो जो यूनियन में क्लियर ना होता हो, जो यूनियन ने पास किया वो स्टेट को क्लियर ना हो, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं। पर जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन है उस हिसाब से क्या होता है, वो क्लियर होता है, फाइन। क्योंकि वो ही कोर्ट में जो भी डिसीजन लिया जाए, जो भी फैसला किया जाए वो फाइनल होता है, और उस हिसाब से फिर वो प्रोसीजर होती है। सो सुप्रीम कोर्ट अगर मानने जाओ तो गार्डियन और प्रोटेक्टर भी है कॉन्स्टिट्यूशन की, फाइन। नाउ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मीन्स टू मेक द करेक्शन और टू गिव द मोर स्टेटमेंट। अगर कोई चीज़ में सपोज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पुराने टाइम से, जब से आज़ादी मिली है तब से चले आ रहे हैं, तो उसमें अगर हमें कुछ अपडेट करना हो, डालने हो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो डाल भी सकते हैं। या पहले के लॉ के हिसाब से कुछ गलत चल रहा हो कि वो अभी उसमें चेंजेस लाने हैं आर्टिकल्स के हिसाब से, वो भी कर सकते हैं। लाइक टू इंक्लूड और डू सम करेक्शन और गिव और टू मेक द सम अपडेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जैसे कि एक एप्लीकेशन होती है जैसे पुरानी चल के आ रही हो कि इसमें हम अपडेट डालते रहते हैं, ये नहीं समझ में आए तो हम दूसरी डाउनलोड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब क्लियर होता है, सारा करेक्ट होता है, जिसमें हमें पुरानी वाले में प्रॉब्लम हो रही थी वो उसमें नहीं हो। उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशंस में भी काफ़ी आर्टिकल्स के हिसाब से जो पहले के लॉ रूल्स रेगुलेशंस बंधे हुए हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, भाई इस तरह से नहीं, अब ये लो इस तरह से पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का लें, जो पहले स्टेट में आता था, देन आफ्टर अभी यूनियन टेरिटरी हुई, तो ये पहले से ही उसके रूल्स, क्योंकि वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप थी, अब सिंगल हो गई है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर में उनका खुद का फ्लैग था, ड्यूअल सिटीजनशिप थी, पर अब वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप हो गई है। तो ये हमने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखा हुआ था, रूल्स रेगुलेशन सब थे, तो वी हैव डन सम चेंजेस इन दैट, राइट, वी हैव डन सम करेक्शन इन दैट। तो अगर सिंपल मेजोरिटी का वोटिंग हो तो कोई भी हो, अगर लोकसभा के व्यू से कोई चेंजेस लिखे गए हो या राज्यसभा के रूल से कोई चेंजेस लिखे गए हो, तो मैक्सिमम नंबर जिसकी वोटिंग होगी, मैक्सिमम नंबर में लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी, देन आफ्टर वो लॉ पास होगा एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें प्रोसीजर स्टार्ट होगी, अदरवाइज वो प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगी। मिनिमम 50% जो लोग होते हैं वो तो रिक्वायर्ड होने ही चाहिए, राइट। नाउ कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, constitutions of India is a dynamic
कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड एज व्हेन रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली कुछ ऐड करना हो कभी भी एडिशंस हो सकते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंड 3 ways, 3 वे से होता है। कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। Certain amendments required in the special majority, that is 2/3 majority of member present and voting. Concerning a union-state relation, the special majority of 2/3 concurrence, not less than 50% of the state legislature is required. सी अभी इसमें जो अमेंडमेंट पास किया जाए, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस पास किए जाए, उसमें पहले तो सिंपल मेजोरिटी की अगर बात की जाए तो उसमें मेंबर जितने हो उसकी वोटिंग होना ज़रूरी है। अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। जो जितने प्रेजेंट हो उसमें से जितनी वोटिंग हो। अगर कोई स्पेशल की बात की जाए, सिंपल मीन्स टू रिलेटेड टू द लोकसभा, राज्यसभा स्पेशल, स्पेशल मेजोरिटी रिलेटेड टू द राज्यसभा। सो इसमें कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो तो उसमें 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए एंड उसके बाद ही वो वोटिंग स्टार्ट होगी। अगर 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंस ना हो तो वोटिंग भी नहीं हो सकती और कुछ चेंजेस भी नहीं हो सकते। और अगर बात की जाए यूनियन स्टेट रिलेशंस की तो उसमें 2/3 जो है मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, पर नॉट लेस देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड। 2/3 तो मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव स्टेट के हिसाब से जितने मेंबर हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 200 लोग हैं, राइट। 200 लोग में से 50 जने जो है वो तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। 50 जने में से 2/3 की वोटिंग होनी चाहिए। अगर 50 जने भी 200 लोग में से 50 जने प्रेजेंट नहीं हैं, सॉरी 200 लोग में से 100 जने भी प्रेजेंट नहीं हैं, तो उसकी 2/3 वोटिंग भी नहीं कंसिडर की जाएगी। इट मीन्स इन शॉर्ट, अगर 200 लोग हैं तो उसमें 100 जने होने चाहिए, 100 जने में से 2/3% वोटिंग होनी चाहिए। पर 200 लोग में से 100 जने ही प्रेजेंट नहीं है तो उसकी 2/3 वोटिंग भी कंसिडर नहीं की जाएगी, वो भी कैंसिल की जाएगी, क्योंकि मिनिमम 50% लोग होने ही चाहिए, राइट। ये चीज़ होती है। ये क्या है, स्पेशल लॉस है। जिस हिसाब से लॉ कंसिडर्ड किए जाते हैं उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किए जाते हैं। If there is any amendment to be made in the interrelation between union state structure or in the supreme judiciary, the half of the state from the total state have to give one consent. Judgment of the court can also bring amendment by the parliament. There will be no change in the basic structure of the constitution. Simple majority in a parliament can bring a change in the amendment of the constitution. That's why the constitution known as the most inconstant and flexible document, but in certain cases it is not amendable by the simple majority. Without the majority consent of the state is not amendable, then too the mixture of the both makes the constitution. See, in short अगर मैं आपको बात करूँ, amendment मतलब जो changes हमने लाने हैं डॉक्यूमेंट में, वो मेजोरिटी पीपल के साथ ही हो सकती है, वोटिंग के साथ ही हो सकती है। अगर उतनी वोटिंग या इतनी मेजोरिटी नहीं दी होगी लोगों ने, तो वो जो है न्यू लॉ या न्यू रूल्स जो भी इम्प्लीमेंट हमें करने हैं वो पास नहीं होंगे। गेट इट स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अमेंडमेंट्स, व्हाट इज अमेंडमेंट, इट मीन्स चेंजेस। अगर हमें कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ हमें चेंज करवानी हो, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस ऐड करवाने हो या उसमें चेंजेस करवाने हो, तो हमें उसमें मेजॉरिटी पार्ट ऑफ पीपल की वोटिंग होना ज़रूरी है। फिर उसमें सिंपल मेजॉरिटी आता है, स्पेशल मेजॉरिटी आता है एंड कंसर्निंग द यूनियन एंड द स्टेट रिलेशंस भी आते हैं, राइट। तो सिंपल मेजॉरिटी लो उसमें भी वोटिंग कंपलसरी है, स्पेशल लो उसमें भी वोटिंग ज़रूरी है, या फिर दोनों का लो, इंटर रिलेशन का लो, तो भी उसमें वोटिंग होना ज़रूरी है।
सो इन शॉर्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली बिकॉज ऑफ इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द वोटिंग सिस्टम, राइट. सो दैट्स वाई इट इज द बोथ makes the constitution. Without majority consent of the state is not amendable. Obviously constitutions के हिसाब से कोई भी amendment change ही नहीं होगा. अगर constitution ही नहीं होगा तो amendment changes क्या होंगे, rules regulations changes क्या होंगे. सो दोनों का होना ज़रूरी है. एंड अपडेट लाना, कुछ चेंज करना, कुछ करेक्शन करना भी ज़रूरी है. गेट इट स्टूडेंट. नाउ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. इन दिस, in India, we have a system adult suffrage which is flexible. According to that, any citizen who is above 18 years of age above possesses right to vote in the election of parliament, legislative assembly or a local self-government bodies without any discrimination, education, poverty and economic standard. अब ये तो कॉमन पॉइंट है, आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में क्या है कि भाई 18 एज के अगर हम हो जाए तो हम वोट कर सकते हैं. उसमें कोई एडुकेशन, कोई प्रॉपर्टी या कोई इकोनॉमिक स्टैंडर्ड रिलेट नहीं करता, कोई कास्ट रिलेट नहीं करती, कोई रिलीजन रिलेट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता. अगर आप 18 साल के हो गए हो और आप में इतना है कि कौन सी रूलिंग पार्टी होनी चाहिए जो हमारे कंट्री को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकती है, तो इट इज़ नेसेसरी एज वी आर द इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, वी शुड गिव द वोट. आपने काफ़ी जब वोटिंग वगैरह आती है तो आपने काफ़ी ऐसे न्यूज़ में ऐड देखी होगी, राइट. या तो बाहर बहुत बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं कि भाई वोट देना ज़रूरी है, एक वोट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, एक वोट से हमारा कंट्री में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं. सो इट इज़ कंपल्सरी टू गिव द वोट. फाइन, ये आपने काफ़ी बार सुना ही होगा. तो वोटिंग होना कंपल्सरी है, राइट. सो एट द एज ऑफ 18 और अबाउ वी आर रेडी टू गिव द वोट एंड वी शुड गिव द वोट. वोट देना ज़रूरी है. फाइन. नाउ secularism. We have discussed earlier about the secularism in the preamble. In the constitution, India has been declared as a secular state. People of different religion reside in India. Therefore, the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. No citizen can be given a special right and cannot be deprived with certain rights. The state has to be absolutely impartial and neutral in respect of religion. Only secular state can offer a proper or equal treatment towards all the citizens. Secularism means that the state doesn't interfere in matter of religion on the basis of any specific religion. The state has to be clear or indifferent follower of every religion and free to follow and practice the religion or of a choice. जैसे कि हमें सेक्युलरिज्म का तो पता ही है कि दैट वी आर इन अवर कंट्री, हमें कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करवाते कि भाई कोई भी रिलीजन को कंपलसरी फॉलो करो, एज वी आर फ्री फ्रॉम देम. वी कैन एंजॉय आवर फेस्टिवल ऑल्सो. वॉट एवर वी हैव द कास्ट वही हमें एक्सेप्टेबल है, उसी में ही हमें फेथ वगैरह है, राइट. और हमें हमारी कंट्री कोई फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करवाती है कि कौन से रिलीजन को फॉलो करो, कंपलसरी कोई चीज़ को फॉलो वगैरह करो या इस धर्म में जाओ. ऐसा कुछ भी हमारी कंट्री में ऐसे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन इक्वल है. सारे सिटीज़न जो हैं इंडिया के, इफ़ दे आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, सो दे आर इक्वल फॉर ऑल राइट्स. उनके जो भी राइट्स हैं एज अ सिटीज़न, उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है वो उनके इक्वली है. स्पेसिफिक कोई भी रिलीजन या धर्म के लिए अलग कोई क्या कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन नहीं किए गए. We are on our by follow our choice. We can follow our rights and we can follow our religion also by our choice only. हमें किसी ने भी forcefully हमारा religion follow करवाते नहीं है. Now, if we talk about the judicial review is a chief characteristic of the constitutional. Judicial review administrations the working union and state within a jurisdiction without only disrespecting the power of parliament.
The Constitution has made an effort to harmonize the principle of judicial review, parliament amendments, external orders, ordinance, and judicial judgment are even in the judicial review. If the court find any indiscrepancy in the external orders, ordinance, or judicial judgment, can be stopped by declaring them unconstitutional. जैसे कि जुडिशियल रिव्यूज की बात हम करें, राइट, अब वो हमें पता ही है कि एज इफ वी आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कोई स्टेट से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करते हो या कोई प्रिंसिपल्स रूल्स को हो वो जो फॉलो प्रॉपरली ना कर पाए, सो एज अ जुडिशियल जजमेंट, जो भी जजमेंट है ये क्या कहते हैं कोर्ट से, वो उस स्टेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो डिक्लेयर करे वो फाइनल एंड फुल एंड फाइनल डिसीजन आ जाए जजमेंट का, उसमें कोई भी एक्सटर्नल ऑर्डर्स वगैरह जो है वो ना चले. सो हमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, एक्सटर्नल ऑर्डर्स जो निकलते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, दैट वी हैव टू फॉलो. इफ any country will any state will not follow all these things, so whatever the judgment will be declared in the court, we have to follow them, right? So उस हिसाब से हमें फॉलो करने चाहिए. Now fundamental rights and duties. Fundamental rights are a conferred to the people of India by the Constitution to live a dignified life, the most valuable capital of our country is in overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. Right to constitutional remedies, and for the children 6 to 14 years are the age of right to educate, are also made available. अगर हम बात करें राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, तो ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 9 में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में पढ़ ही लिया है कि जो भी हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है वो हम फॉलो करते हैं, और जो भी उस राइट्स एंड ड्यूटीज़ में डिक्लेयर किया हुआ था वी हैव टू फॉलो दैम. एज अ राइट हमें दे ही रखा है कि भाई 6 to 14 ईयर्स की जो भी बच्चे वगैरह हो, राइट, उनको कंपलसरी एजुकेशन 14 ईयर्स तक तो मिलनी ही चाहिए. तो दे शुड बी अ लिटरेट टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स की एज तक तो उनकी स्टडी वगैरह होनी चाहिए. जो भी पर्सन लिख सके, पढ़ सके और नॉर्मली कोई भी लैंग्वेज में बात कर सके, तो ही और शी कैन बी नोन एज अ लिटरेट. फाइन. तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में लिखे गए हैं? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में लिखे गए हैं. इवन दो ऐसे भी लिखा गया है कि लेबर वर्क जो होता है वो अंडर एज 14 में नहीं करवाया जाता, राइट. देन ऑल्सो वी हैव सीन मोर लाइक दाबास एंड ऑल दैट, जहाँ पे हम देखते हैं वगैरह है, काफ़ी ऐसे दाबे वगैरह होते हैं या कोई रेस्टोरेंट्स होते हैं जब भी छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं अंडर द एज ऑफ 14 काम वगैरह करते रहते हैं. बट दिस इज़ द टोटली डिफरेंट टॉपिक दैट वॉज कम इन द पोवर्टी ऑल्सो, एंड दैट वॉज अ टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट. That was if we talk about that topic, then we have to go in a very deep about that root cause is poverty and education and literacy should be compulsory. But ये तो एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई एट द एज ऑफ 16 to 14 कंपलसरी जो होता है वो क्या कहते हैं कि भाई एजुकेशन तो होना ज़रूरी है, बट लेबर वर्क वो भी अंडर द एज ऑफ 14 नहीं होना चाहिए, राइट. Now, directive principle of state policy. Protection of people, security and welfare should be carried out by the states. This principle provides a direction for the state governance and policy making. So they are called a directive principle. जैसे कि कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट वगैरह हो, उनके लोगों को वेलफेयर करना, उनकी रक्षा करना उनके अंडर में आता है. सो ये जो डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी है वो भी फॉलो की जाती है. Now, provision for backward sections and tribes. To uplift and include backward sections and the tribes are deprived classes the mainstream. There are specific provision in the Constitution. Reserved seats are allotted in the legislation and local self-governing body selection to provide a representation, and reservations quota has been provided for admission in an educational institution
and the government job in proportion to their population to provide equal opportunity. Children of backward section and tribes are given a scholarship, basic amenities, and waive fees for which come under the optimics policy and shielding policy as per provision in the constitution. अगर बात की जाए सॉरी बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स की, जैसे कि हमें पता है जो दूसरी स्केड्यूल कास्ट में वगैरह है, लाइक दूसरी कास्ट में आए, दूसरी टाइप से फॉलो की जाती है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्पेशल पॉलिसीज अरेंज की है। लाइक उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में भी स्कॉलरशिप वगैरह होती है, फाइन, थोड़े ही परसेंटेज लिमिटेड के हिसाब से। देन आफ्टर उनके लिए जो चिल्ड्रंस वगैरह होती है उनको 50 और 60% तक स्कॉलरशिप दी जाती है, और फ्री में भी काफ़ी स्कूल्स वगैरह में गवर्नमेंट की होती है, उसमें पढ़ाया जाता है। जो अंडर कास्ट स्केड्यूल कास्ट में आए, लाइक BC OBC जो कास्ट वगैरह होती है उसमें आए, तो उस हिसाब से उनके अंडर ट्राइब्स जो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स, जो बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स में जो गवर्नमेंट के प्रपोर्शन के हिसाब से जो उनके लिए रिजर्वेशन कोटा होता है, लाइक वो उनके अंडर में है, और उनको काफ़ी चीज़ों का क्या होता है, बेनिफिशियल चीज़ें भी मिलती हैं, लाइक उनकी फ़ीस वगैरह वो भी काफ़ी माफ़ की जा सकती है। So, students, we have completed this chapter here. In this chapter, what we have learned? We have learned what is first of all constitution, right? Constitution क्या है, उसका मीनिंग क्या है, देन आफ्टर व्हाट इज प्रियम्बल, उसके बाद फीचर्स हमने पढ़े प्रियम्बल के क्या है और प्रियम्बल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। देन आफ्टर आज हमने पढ़ा कि भाई कौन सी क्या कहते हैं कि क्राइसिस हो या फिर अमेंडमेंट्स हो, क्या चीज़ हो जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वर्क करता है और किस हिसाब से उसको फॉलो किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 8, that is constitution and preamble. Why it is important, framing of constitution and its feature, why it is important for us, and why we should know about all this information as we are the citizen of India. Fine, on the next lecture we are going to start again a new chapter. So till that, stay home, stay safe, and thank you.